नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था आपका हुमायूं और शेर खान का युद्ध। हुमायूं और शेर खान यानी कि जो कि शेरशाह होता है, ठीक है, जिसका इसका दूसरा नाम है शेर खान। तो इसमें हुमायूं और शेर खान का युद्ध बताया, जिसमें चौसठ का युद्ध, कनौज का युद्ध होता है। और इस तरह से शेर खान जो है हुमायूं पे भारी पड़ता है और हुमायूं को भारत से बाहर कर देता है। और लास्ट में हुमायूं जो है ईरान के शासक के पास जा छुपता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। जब इतना होने के बाद अब आता है शेर खान का साम्राज्य। अब शेर खान भारत पर किस तरह से अपना साम्राज्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि सबसे पहले अफगान के बारे में जानेंगे, जो कि शेर खान जो है अफगान वंश से ताल्लुक रखते थे, ओके। शेर खान का उदय के बारे में भी जानेंगे और शेर खान का साम्राज्य किस तरह से विस्तारित हुआ, जो कि दिल्ली से आगरा, आगरा से फिर बंगाल और राजस्थान वाले एरिया पे किस तरह से अपना अधिकार जमाए, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इनका योगदान के भी बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, अब जैसे अफगान को देखते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनी, यानी कि जब भारत में मोहम्मद गजनी आक्रमण किया था, तो उसी समय से अफगान जो है मोहम्मद गजनी की तरफ से आया था। और इस तरह से आते आते जो कि और इसके बाद जो भी साम्राज्य आए, जैसे आपका तुर्क सेना में भी ये अफगान शामिल थे। उसके बाद बलबन भी आते हैं। जब बलबन का साम्राज्य आता है तो उसमें भी ये अधिक मात्रा में अपने सेना के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। बलबन हो गया, या फिर याद अब देख लीजिए खलजी वंश से देख लेते तो खलजी वंश से भी इनका ताल्लुक अच्छा खासा रहा। ये जो अफगानिस्तान में अधिक मात्रा में है। और लास्ट में देखा जाए तो इनका लोधी वंश में बड़ी मात्रा में भारत की ओर आए, ठीक है। लोधी वंश में इन्होंने अफगान की संख्या भारत में बहुत बड़ी मात्रा में है। और इस तरह से बिहार वाले इलाके में जा बसे, ठीक है। सादा जीवन बिताने के लिए भी तैयार थे। सादा जीवन जिसमें आपका मतलब, इनको अगर बोला जाए कि सेना भी बने तो ये सेना भी बन सकते थे और ये किसान भी बन सकते थे, ठीक है। यानी इनको कोई आपत्ति नहीं थी। अब आते हैं आपके बाबर। बाबर जो है 1526 में 1526 के करीब भारत में आता है, जो कि अफगान जो है ये बिहार वाले एरिया में अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था, ठीक है। यानी कि बिहार वाले एरिया में देखा जाए तो ये अफगान वंश पहले से ही बाबर का अधीन केवल नाम मात्र का था, ठीक है। अपने में एक बिहार का राजा घोषित करने वाले राजा के रूप में उभर रहे थे अफगान वंश, ठीक है। उन्हीं में से एक आते हैं शेर खान, जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे शेरशाह और हुमायूं का अंतिम युद्ध आपका चौसा वाला युद्ध और कनौज वाला युद्ध सामने आता है, जो कि 1539-40 के करीब लड़ी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे शेरशाह के द्वारा हुमायूं को अच्छी तरह से हराने के बाद दिल्ली और आगरा वाला जो एरिया है उस पर मुगल वंश का एक शासक, जो कि मोहम्मद शाह को बिहार का शासक बनाया गया था, ठीक है। और उसी समय ये शेरशाह का साम्राज्य अपने उत्थान पर था, यानी कि साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। अब देखिए, शेरशाह का अगर बात करी जाए तो शेरशाह का मूल नाम क्या है? फरीद खां। और इनके पिता जो है मुगल वंश से संबंधित जौनपुर का जागीरदार थे, ठीक है। यानी कि शेरशाह का संबंध एक जागीरदार के संबंध से था, ठीक है। अब देखिए, शेरशाह जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के क्षेत्र के सभी विधवाओं से महिलाओं से मतलब कि इन्होंने अपना विवाह करने का नीति अपनाया। और इस तरह से अपना विवाह करने के बाद उस औरत का जो साम्राज्य था वो अपने अधीन करने लगे। जैसे इसमें आपके नाम आते हैं, पहला देखा जाए तो अगर आप कहते हैं कौन, लॉर्ड मलिक, ठीक है। अगर लॉर्ड मलिक से ये शादी करते हैं तो इनके अधीन था चुनार का किला। कौन सा है? चुनार का किला। इनसे शादी करके अपने चुनार का किला अपने पास ले लेते हैं। दूसरा देखा जाए तो कौन है? नसीर खान नुहानी।
कौन है दूसरा? नसीर खां नुहाने। तीसरा क्या है? मियाँ मोहम्मद। थर्ड कौन सा है? मियाँ मोहम्मद। इस तरह से इन सभी औरतों से विवाह करके ये जो भी किला है, जो भी एरिया है, अपने अधीन कर लेते हैं और आगे बंगाल पर भी इन्होंने आक्रमण करते हैं। ठीक है, बंगाल पर आक्रमण करके 1534 में अपने अधीन कर लेते हैं, जो कि कौन सा वो जगह है? सूरजगढ़। कौन सा है? सूरजगढ़। सूरजगढ़ पर आक्रमण करके बंगाल के शासक उस समय कौन थे? नुसरत शाह। सूरजगढ़ के कौन शासक है? नुसरत शाह। यानी कि नुसरत शाह पर शेर शाह नुसरत शाह पर आक्रमण करके सूरजगढ़ वाला एरिया अपने अधीन कर लेता है। इस तरह से बंगाल से लेकर के, देखिए यहाँ पर मैप एक बार, इस तरह से दिल्ली, आगरा, बिहार और बंगाल, ये वाला एरिया आ जाते हैं अब शेरशाह के अधीन। अब देखिए, अब शेरशाह जो है किस तरह से अब राजस्थान पे अपना वर्चस्व करने के लिए कुछ करता है। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, अब जैसे शेरशाह जो है राजस्थान एरिया पर कैसे करता है, देखिए सबसे पहले देखें तो इसने 54 वर्ष के उम्र पर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, 54 वर्ष के उम्र पर गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये पंजाब एरिया से लेकर के ये पूरा बंगाल वाला एरिया तक, बिहार वाला एरिया तक अपने अधीन कर लिया। अब राजस्थान वाले एरिया में, तो राजस्थान वाले एरिया में तो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। सबसे पहले आते हैं एक बार पूरनमल और राजा मालदेव। ठीक है, पूरनमल यानी कि जो चंदेरी के राजा थे, और राजा मालदेव जो कि मारवाड़ से संबंधित है। तो पूरनमल को किस तरह से अपने अधीन करता है, देखिए, यानी कि 54 वर्ष के उम्र पे दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले राजस्थान के आपके चंदेरी पर आक्रमण करता है। ठीक है, कहाँ पे? चंदेरी पे, चंदेरी पर आक्रमण करता है, और वहां के शासक कौन है आपके? पूरनमल। ठीक है, जो कि बिना किसी वजह से, रीजन ये था कि अपने रीजन में शेरशाह बताता है कि काफिरों पर भरोसा करना गलत है। ठीक है, यानी काफिर यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनको काफिर बोला जाता है, यानी कि काफिरों पर भरोसा करना गलत है। और दूसरा आरोप ये लगाया, यानी कि मुस्लिम औरतों को अपने घर में रखते थे, और इन दो रीजन बताया, और उसके फलस्वरूप शेरशाह जो है पूरनमल पे आक्रमण करके ये चंदेरी वाला एरिया अपने अधीन कर लेता है। और दूसरा देखे तो कौन आता है? मालदेव के साथ आता है। ठीक है, मालदेव जो है कहाँ का? मारवाड़ के शासक है। ठीक है, यानी कि मालदेव जो है हुमायूं और शेरशाह के जब युद्ध चल रहा था उस टाइम मालदेव अपने साम्राज्य विस्तार को इन्होंने कई जगहों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें कौन सा है? अजमेर है। ठीक है, जिसमें अजमेर, बीकानेर, ठीक है, अजमेर और बीकानेर वाले एरिया पे अपने अधिकार जमा रहते। तो देखिए, ये जो बीकानेर के शासक के जो पुत्र है, बीकानेर के शासक के जो पुत्र हैं, कौन है उनका? कल्याण दास और भीम। पुत्र कौन है ये? दो पुत्र, कल्याण दास और भीम, जो कि शेरशाह के शरण में जा पहुंचते हैं, और इस तरह से शेरशाह का डर होता है। किस बात का डर होता है? कि मालदेव कहीं दिल्ली वाले एरिया पर भी आक्रमण न कर देते। इनके वजह से मालदेव एवं शेर खां के बीच युद्ध होता है। कहाँ पे? शेर खां या शेरशाह के बीच युद्ध होता है सलेम पे। सलेम एक जगह है जो कि वहां पर युद्ध होता है 1544 में। ठीक है, देखिए अब इस युद्ध में क्या होता है? अब इस युद्ध में मालदेव को अनुभव हो जाता है कि इतनी सेना के साथ शेरशाह को, मतलब कि अगर देखा जाए तो मतलब कि सेना बराबर थी, लेकिन फिर भी मालदेव को ऐसा होता है कि
ये सेना काफ़ी नहीं है शेरशाह को हराने के लिए। इसके वजह से मालदेव पीछे हट जाते हैं और पीछे हटने के फलस्वरूप वह जोधपुर वाले एरिया में चल जाते हैं मालदेव। ठीक है, जोधपुर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शेरशाह क्या करता है, शेरशाह जो है अपने कूटनीति से मालदेव के एरिया वाले जगह पे, मालदेव के क्षेत्र पर शेरशाह के द्वारा कुछ पत्र फेंका जाता है, जिसमें से कुछ राजपूत राजू को भड़काया जाता है। यानी मालदेव के साथ जो भी उनका सहायता करने वाले राजपूत थे उनको पत्र फेंक करके भड़काया जाता है। और इस तरह से जो राजपूत थे युद्ध करने के लिए शेर खान से आगे बढ़ जाते हैं। और उस तरह से शेर खान राजपूत सेना को बुरी तरह परास्त करता है और मालदेव अंततः इसके अधीन होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में शेर खान जो है कालिंजर पर आक्रमण करता है और इस तरह से ये राजस्थान वाला रीजन जो है, इस तरह से राजस्थान वाला रीजन शेर खान के अधीन आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें देखें तो सबसे दो चीज महत्वपूर्ण है, यानी कि पहला पूरनमल के साथ युद्ध करता है और दूसरा मालदेव के साथ युद्ध करता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। देखिए अब कालिंजर पर युद्ध करने के बाद उसका अगला बेटा इस्लाम शाह बनता है। इस तरह से देखिए अब शेरशाह का योगदान पढ़ लेते हैं कि शेरशाह के द्वारा भारत में किए गए योगदान कौन कौन सा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर देखें तो योगदान की अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपका कौन सा, सबसे पहले फेमस जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया यानी मरम्मत करवाया। सबसे पहले आते हैं कौन कौन सा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो कि सिंधु नदी से बंगाल तक जाता है। ठीक है, दूसरा भी आता है, ये भी रोड है जो कि जोधपुर से लेकर के आगरा तक, जोधपुर से आगरा वाला सड़क को रिपेयरिंग करवाया। ठीक है, सराय का निर्माण करवाया। ठीक है, अब ये सराय क्या है, सराय का निर्माण करवाया। अब ये सराय क्या है, तो सराय जो है सड़क के किनारे पेड़ लगवाया। ठीक है, सड़क के किनारे पेड़ लगवाया 8 किलोमीटर के दूर पर कि किसी भी यात्रियों को असुविधा ना हो। ठीक है, चौथा देखें तो क्या है, इसने परगना विधि अपनाया। परगना, ठीक है, परगना क्या होता है, कई गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण होता है, जो कि परगना जैसे ये भी किया। और सूबे को भी बनवाया, जो कि अनेक सरकार मिलकर सूबे बनाए जाते हैं। मलगुजारी व्यवस्था भी लगाया, फसल की दर को तय किया तथा पट्टा पद्धति भी अपनाया। ठीक है, इस तरह की सारी पद्धति अपनाई तथा नए नए कानून व्यवस्था भी लाया, जो कि जिसमें आपका दाग व्यवस्था आ जाता है, जो कि घोड़ों को दागा जाता है और किसानों के द्वारा जो काम किया जाता है उसको पेपर पे आप मेंशन करने का काम शुरू किया। ठीक है, किसानों के हित में इसने बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, किसानों के हित में इसने काम किया, किसान के हित में ये काम किया था कि इसने टैक्स फ्री कर दिया था। जैसे कि अब देखो टैक्स, ये बंगाल वाला रीजन में टैक्स लगता था। ठीक है, बंगाल में, और जो बाहरी से यहाँ पर आयात निर्यात होता था इस पर टैक्स लगता था। और ये आपके पश्चिमी एशिया से जो भी माल लाया जाता था पंजाब सिंध की तरफ से, तो यहाँ पर टैक्स लगता था। बस यहीं सब जगह पर टैक्स लगता था। इस तरह से शेरशाह का साम्राज्य होता है और इस तरह से इसका योगदान होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।